हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम लोग है ना क्लास 12 का फिजिक्स का जो हम लोग क्लास को पढ़ रहे थे, यानी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स, उसी क्लास को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो कल मैंने आपको रे ऑप्टिक्स पढ़ाया था और मैंने समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर तक मैंने आपके कंसेप्ट को पढ़ा दिया था। ठीक है। अब हम लोग उससे ठीक थोड़ा सा आगे कंसेप्ट को जानेंगे। तो बच्चे, आज हम जानेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। आज हम लोग प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। आज हम लोग प्रतिबिंब यानी इमेज के बारे में पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होता है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होता है। बोर्ड में तो नहीं पूछेगा है ना, क्लास 12 के बोर्ड में तो नहीं पूछेगा है ना, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए है ना कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो मैंने एक दर्पण बना लिया, मैंने एक दर्पण लिया। ठीक है। ये एक दर्पण है। मान लीजिए यहाँ से एक प्रकाश की किरण आ रही है, और जब प्रकाश किरण यहाँ पे आई है तो आपको पता होना चाहिए दर्पण पे क्या होता है। दर्पण पे होता है प्रकाश का परावर्तन। दर्पण में प्रकाश क्या होता है, परावर्तन होता है। इसलिए प्रकाश किरण आ रही है और दर्पण से टकराने के बाद ये क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ये हो जाएगा, ये जितना कोण से आएगी उतना ही कोण से वापस भी जाएगी। एक और किरण ले लेते हैं। मान लीजिए थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं। मान लीजिए इधर से एक और प्रकाश से किरण आई और यहाँ पे आई है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अभिलंब खींच लिया। तो ये हो गया आपका आपतन कोण, और ये क्या हो रहा है, परावर्तन होगा। ये क्या हो रहा है, परावर्तन। याद रखिएगा जितना कोण से आई है उतना ही कोण से ये वापस भी जाएगी, तो ये परावर्तन होगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए दो परावर्तित किरण, यानी ये आपका दर्पण है, ये आपका आपतित किरण है, ये आपका आपतित किरण है, ये भी क्या है, आपतित किरण। और ये है आपका, ये दोनों किरण है ना, ये दोनों किरण है परावर्तित किरण। ये आपका परावर्तित किरण है। ठीक है, इधर लिख देते हैं। ये कौन सा किरण है, परावर्तित किरण। ठीक है। यानी बच्चों ये आपका इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है। अब देखिए, तो अब मैंने देखा कि सर यहाँ दर्पण से परावर्तन के बाद ये दोनों प्रकाश की किरणें एक बिंदु पे क्या हो रहा है, कट रहा है, या एक बिंदु पे क्या हो रहा है, यहाँ पे या कट रहा है या मिल रहा है। तो जहाँ पे दोनों परावर्तित किरण जिस बिंदु पे कटता है ना, वो बिंदु कहलाता है, याद रखना, प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब है। ठीक है। यानी ये तो आपको मान लेते हैं ये पहला प्रतिबिंब I1, ये आपका पहला प्रतिबिंब पहला मान लेते हैं। और बच्चों आपको मैंने पढ़ाया था कि प्रकाश जो होता है ना हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लीजिए बच्चों ये दर्पण नहीं होता, अगर ये दर्पण नहीं होता तो प्रकाश क्या हो जाता, सीधे निकल जाती, सीधे प्रकाश सीधे निकल जाती। अगर ये दर्पण नहीं होता तो प्रकाश सीधे निकल जाती, सीधा। ठीक है। अगर ये दर्पण नहीं होता तो प्रकाश कहाँ निकल जाती, प्रकाश सीधे निकल जाती। लेकिन इस दर्पण के वजह से इस दोनों प्रकाश का क्या हो गया है, परावर्तन हो गया है। तो याद रखिए अगर ये दर्पण नहीं होता तो प्रतिबिंब यहाँ नहीं बल्कि प्रतिबिंब यहाँ बन जाता था। इस प्रतिबिंब को हम मान लेते हैं I2, ये प्रतिबिंब है I2। तो बच्चों यही देखिए, यहीं से हम परिभाषा तैयार कर लेंगे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ जो प्रकाश की किरण जो है ना, जो आ रही है, ये किसी न किसी है ना प्रकाश स्रोत से आ रही होगी। जैसे सूर्य का प्रकाश हो सकता है,
है ना, बल्ब हो सकता है। तो किसी न किसी स्रोत से, प्रकाश के स्रोत से यह आ रही होगी। तो याद रखिएगा प्रतिबिंब किसे कहेंगे, तो यहीं से हम लोग परिभाषा तैयार कर लेंगे। परिभाषा हम लोग यहीं से तैयार कर लेंगे कि किसी ना, यानी प्रकाश स्रोत से, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, है ना, किसी भी स्रोत से आ रही है ना, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, यहाँ दर्पण है इसलिए यहाँ पे परावर्तन हो रहा है। अगर लेंस होता तो वहाँ पे अपवर्तन होता है। लेंस में क्या होता है, अपवर्तन, और दर्पण में होता है परावर्तन। तो परिभाषा हम लोग बनाएंगे कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद या लेंस से अपवर्तन के बाद, या आप डायरेक्ट बोल सकते हैं प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है, दो प्रकार के। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो यहाँ I1 जो है ना, ये वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा, और ये I2 है ना, ये आपको काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा, क्योंकि इसको जबरदस्ती, इस प्रतिबिंब को जबरदस्ती बनाया गया है। ठीक है, तो आप बना बोल सकते हैं यहाँ इस चित्र में I1 जो है ना, I1 ये वास्तविक प्रतिबिंब है, ये वास्तविक प्रतिबिंब है, ये आपका रियल इमेज है हेयर। और I2 जो है ना, ये आपका आभासी प्रतिबिंब है, ये आपका आभासी प्रतिबिंब है, यानी इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, इसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और ये आपका क्या है, मिरर। तो पहले हम लोग परिभाषा देखेंगे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो प्रतिबिंब का परिभाषा लिख लेते हैं। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यानी इमेज किसे कहते हैं। तो परिभाषा लिखिए, किसी प्रकाश स्रोत, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही, आ रही, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, आ रही प्रकाश की किरणें, किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, याद रखिएगा दर्पण में परावर्तन होता है और लेंस में अपवर्तन होता है। तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद, के बाद जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को, उस बिंदु को उस वस्तु का, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। इंग्लिश में क्या लिखेंगे आप, लिखिए द रेज ऑफ लाइट, द रेज ऑफ लाइट, द रेज ऑफ लाइट coming from, coming from any source of light, any source of light, any source of light meet or appears, meet or appears to meet, to meet, appears to meet at a single point, at a single point, at a single point, ठीक है, at a point, at a single point अच्छा है कि at a point,
at a point, ठीक है, the rays of light coming from any source of light meet या appears to meet at a point after reflection or refraction ठीक है, that point is called that point is called image that point is called image of that object. That point is called image of that object. When rays of light coming from any source of light meet or appears to meet at a point after reflection or refraction, then that point is called image of that point. ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स का बात करें तो याद रखेंगे प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। 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 ठीक है, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। इमेज इज ऑफ टू टाइप्स। इमेज इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल इमेज। दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज इसी को बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब यानी इमेजिनरी इमेज। इमेजिनरी इमेज। ठीक है, तो मैंने कहा प्रतिबिंब किसे कहते हैं। याद रखेंगे बच्चों, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, यहाँ से आप देखें है ना, यहाँ से परिभाषा तैयार कर लीजिए कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी प्रकाश स्रोत से, देखिए किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन, दर्पण में परावर्तन होता है, अगर लेंस होता तो अपवर्तन होता। परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, उस बिंदु को ही उस वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पे I1 है ना, ये वास्तविक रूप से मिल रहा है, या यहाँ पे वास्तविक कटान से बन रहा है, इसलिए I1 को वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और यहाँ पे ये जो है ना I2, ये काल्पनिक कटान है। यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है ना, काल्पनिक कटान से बन रहा है, तो I2 को बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब, या इसी को बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, तो मैंने कहा प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, तो प्रतिबिंब आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। अब पढ़ेंगे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज किसे कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज। रियल इमेज लिखिए, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन
या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को, उस बिंदु को उस वस्तु का, उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखो, द रेज ऑफ लाइट, द रेज ऑफ लाइट, right, the rays of light coming from, the rays of light coming from any source of light, any source of light, any source of light meet, meet, meet at a, meet at a point, point after, after, after reflection or refraction, then, then that point is called, that point is called, that point is called real image, that point is called real image। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, इसी को बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, इसी को हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब भी बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, इसी को बोलेंगे इमेजिनरी इमेज, इमेजिनरी इमेज, इमेजिनरी इमेज। ठीक है, ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है। अब है बच्चों, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, परिभाषा तो सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है ना, बस यहाँ पे आपको लिखना है जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, उस वस्तु का हम क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो परिभाषा लिखिए, किसी प्रकाश स्रोत, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही, आ रही प्रकाश की किरणें, आ रही प्रकाश की किरणें, आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर मिलती हुई, जिस बिंदु पर मिलती हुई, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे है, तो उस बिंदु को, उस बिंदु को उस वस्तु का, उस बिंदु को उस वस्तु का, उस वस्तु, उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं।
ये काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी में भी परिभाषा सेम ही रहेगा, बस यहाँ आप मीट लिखे हैं ना, तो बस यहाँ पे लिख दीजिए अपेयर टू मीट, अपेयर्स टू मीट लिखिए। द रेज ऑफ लाइट, द रेज ऑफ लाइट coming, the rays of light coming from any source of light, any source of light, rays of light coming from any source of light appears to meet, appears to meet at a point, appears to meet at a point after, after reflection या refraction, then that point is called, then that point is called, then that point is called, then that point is called virtual image, virtual image of that object, virtual image of that object, and that point is called virtual image of that object। यहाँ लिख लीजिएगा, then that point is called real image of that object। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया प्रतिबिंब किसे कहते हैं और प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो मैंने इस चित्र से परिभाषा लिखा, मैंने आपको परिभाषा कहाँ से लिख के दिया, मैंने आपको परिभाषा इस चित्र से लिख के दिया। क्या लिखा मैंने, किसी प्रकाश स्रोत से, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन, यहाँ परावर्तन क्यों बोलना है, क्योंकि दर्पण भी हो सकता है। अपवर्तन क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे लेंस भी तो हो सकता है। ठीक है, तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो उस बिंदु को ही उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। तो अगर परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव रूप में मिलती है ना, तो उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जिस बिंदु पर, है ना, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो बाबू उस बिंदु को हम कहते हैं आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जानेंगे बच्चों कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो टॉपिक लिखिए, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर, आभासी प्रतिबिंब में अंतर, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज, डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या अंतर है। एक तरफ आप लिख लीजिए बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब यानी ये है आपका रियल इमेज, रियल इमेज। दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब इसी को बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज या इसी को बोलेंगे हम लोग इमेजनरी इमेज।
ठीक है। तो बच्चों पहला अंतर का हम बात करें कि पहला अंतर क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो बहु पहला अंतर याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब है ना उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। और आभासी प्रतिबिंब जो होता है ना ये सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। ठीक है। दूसरा, दूसरा याद रखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पे देखा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर देखा जा सकता है। पर्दा पर देखा जा सकता है। पर्दा पर देखा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर देखा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर देखा जा सकता है। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को चाहे आभासी प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं देखा जा सकता है। तो लिखिए, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर, पर्दा पर नहीं देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। ठीक है। तीसरा, याद रखिए वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन जो होता है ना उल्टा होता है, सॉरी वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। यानी याद रखिएगा अगर किसी प्रतिबिंब का प्रकृति उल्टा है, जो प्रतिबिंब उल्टा होगा ना उसका आवर्धन नेगेटिव होता है, और जो प्रतिबिंब सीधा होगा ना उसका आवर्धन धनात्मक होता है। तो लिखिए, इसका आवर्धन, इसका आवर्धन ऋणात्मक होता है, इसका आवर्धन ऋणात्मक होता है। ठीक है। और इधर लिखेंगे इसका आवर्धन, इसका आवर्धन धनात्मक होता है, इसका आवर्धन धनात्मक होता है, इसका आवर्धन धनात्मक होता है। इंग्लिश में लिखिए, रियल इमेज, रियल इमेज इज इन्वर्टेड, रियल इमेज इज इन्वर्टेड। यहां लिखिए वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज या इमेजनरी इमेज, या इमेजनरी इमेज, इमेज इज इरेक्ट। ठीक है। वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट। नेक्स्ट, रियल इमेज, रियल इमेज कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन। ठीक है, रियल इमेज कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन। यहां लिखिए वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी सीन ऑन द स्क्रीन, कैन नॉट बी सीन ऑन द स्क्रीन। तीसरा पॉइंट, इट्स मैग्निफिकेशन, इट्स मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, इट्स मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। यहां लिखिए इट्स मैग्निफिकेशन, इट्स मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे मैग्निफिकेशन को एम से लिखते हैं,
तो यहाँ m का मान क्या लिखेगा, पॉजिटिव, और यहाँ m का मान क्या लिखेगा, नेगेटिव। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ते हैं। चौथा अंतर की बात करें तो याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, ठीक है, ये वास्तविक कटान से बनता है। किससे बनता है, वास्तविक कटान से। और आभासी प्रतिबिंब जो बनता है ये काल्पनिक कटान से बनता है। तो लिख लीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है, वास्तविक कटान से बनता है, वास्तविक कटान से बनता है। यहाँ देखिए, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब काल्पनिक कटान, काल्पनिक कटान, काल्पनिक कटान, काल्पनिक कटान से बनता है। ठीक है, एक और लिख लेते हैं। याद रखें, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना, वास्तविक प्रतिबिंब ये हमेशा सामने बनेगा आपको, और आभासी प्रतिबिंब जो होता है ना, हमेशा पीछे बनता है। तो लिखिए, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के, दर्पण के, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, आप चित्र में देख लीजिए। आप देख सकते हैं चित्र में कि आपका दर्पण है, तो दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना, दर्पण के सामने बनता है, और आभासी प्रतिबिंब जो होता है ना, यह दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, ठीक है, तो लिख लीजिए, रियल इमेज, रियल इमेज, रियल इमेज फॉर्म, रियल इमेज फॉर्म्स, रियल इमेज फॉर्म्स बाय रियल इंटरसेक्शन, रियल इंटरसेक्शन। ठीक है, रियल इमेज फॉर्म्स बाय रियल इंटरसेक्शन। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज फॉर्म्स बाय, बाय इमेजिनरी, इमेजिनरी इंटरसेक्शन, इमेजिनरी इंटरसेक्शन। पांचवा है रियल इमेज, रियल इमेज फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मिरर, रियल इमेज फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ मिरर। यहाँ लिखिए, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज फॉर्म्स, फॉर्म्स बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो बच्चों आपको है ना, मैंने वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है ना, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे बच्चों गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इसको बोलते हैं स्पेरिकल मिरर।
स्पेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखला गोला का भाग होता है, तो उसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। ठीक है, यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, तो उसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। या इसको ऐसे बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह वक्र होता है, तो उसको हम बोलते हैं गोलीय दर्पण। तो लिखिए, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी, किसी खोखले, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का, किसी खोखले गोला का भाग होता है, का एक भाग होता है, तो उसे, तो उसे, तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में। अगर ये परिभाषा अच्छा नहीं लगता है तो एक और परिभाषा आप बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका, जिसका परावर्तक सतह वक्र होता है। वक्र का मतलब होता है कर्व, वक्र होता है, वक्र होता है, तो उसे, तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, यानी द मिरर, द मिरर, द मिरर which have, the mirror whose, the mirror whose reflecting surface, ठीक है, द मिरर, थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, द मिरर इन विच, द मिरर इन विच reflecting surface, the mirror in which reflecting surface is a part of, is a part of hollow sphere, is a part of hollow sphere is called, is called, is called, is called a spherical mirror, it's called a spherical mirror. Next, in other words, in other words, in other words, the mirror, the mirror in which reflecting surface, the mirror in which reflecting surface, surface is curved, reflecting surface is curved, is curved, is called, is called a spherical mirror, is called a spherical mirror. ठीक है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह वक्र होता है तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, या ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोला का एक भाग होता है तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं।
चित्र का बात करें बच्चों कि गोलीय दर्पण का चित्र क्या होता है, चित्र, चित्र का बात करें, डायग्राम का बात करें तो बाबू ये है आपका गोलीय दर्पण। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये आपका गोलीय दर्पण है। ठीक है बच्चों, मान लेते हैं ये है गोलीय दर्पण का केंद्र, ये है आपका गोलीय दर्पण का केंद्र सी, ये आपका गोलीय दर्पण का केंद्र है। और अगर बच्चों, अगर मान लेते हैं इस दर्पण को एक बार हम बाहर से पेंट कर देते हैं, बाहर से, इस दर्पण को हमने क्या किया, बाहर से पेंट कर दिया। ठीक है, और एक बार मैंने इस दर्पण को अंदर से पेंट कर दिया, अंदर से, एक बार बाहर से पेंट किया, एक बार अंदर से पेंट कर दिया। और जब मैंने बाहर से पेंट किया तो यहाँ से इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको मिटा दिया। तो मैंने इसको मिटाया बाबू, ये सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ अगर बाहर से पेंट करते हैं ना, बाहर से, तो बाबू इसको बोलते हैं अवतल दर्पण, ये आपका अवतल दर्पण कहलाएगा, ये आपको कनकेव मिरर कहते हैं। ठीक है, और अगर अंदर से पेंट करते हैं तो ये कहलाता है आपको उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण यानी ये कहलाता है कन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये आपका कन्वेक्स मिरर कहलाता है। और ये चित्र किसका था, ये चित्र था गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण का, स्फेरिकल मिरर का। तो बच्चों आप यहाँ से बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण का कितने प्रकार होता है, गोलीय दर्पण बच्चों कितने प्रकार का होता है। तो बाबू गोलीय दर्पण जो होता है ना, प्रकार का बात करें, टाइप्स का अगर हम बात करें कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो बाबू गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, यानी स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो याद रखेंगे गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो एक होता है अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण को ही हम क्या कहते हैं बाबू, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, यानी एक को बोलते हैं कनकेव मिरर, या इसी को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। दूसरा होता है बच्चों उत्तल दर्पण, दूसरा जो दर्पण होता है वो होता है उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण को बच्चों हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं, इसको हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं, यानी इसको बोलेंगे कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। और अपसारी दर्पण को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैंने कहा गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण या इसी को बोलते हैं अभिसारी दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण या इसी को बोलते हैं अपसारी दर्पण। अब यहाँ से हमसे पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो बच्चों आप याद रखिएगा, यहाँ देखिए एक और बात याद रखिए, अगर इस लाइन को, इसके केंद्र को हम मिला देते हैं, यहाँ से मिला दीजिए। ठीक है, तो याद रखिएगा ये केंद्र है ना, तो केंद्र के यहाँ से यहाँ तक जो आपका केंद्र है ना, ये आपका केंद्र है, तो ये है ना, ठीक इसका आधा पे क्या होता है, फोकस होता है।
ये फोकस कहलाएगा। यहाँ भी क्या होगा, इसका फोकस। ठीक है, ये फोकस कहलाएगा। ठीक है, ये आपका फोकस है। और ये जो होता है ना, इसको पोल कहा जाता है। पोल, बाबू ये पोल है। ये आपका अवतल दर्पण का पोल है, ध्रुव है। और ये अवतल दर्पण का फोकस है, और ये केंद्र है। और ये है ना, ये उत्तल दर्पण का क्या है, पोल है। पी मतलब पोल, ध्रुव भी बोलते हैं इसको। तो अगर, और ये जो लाइन खींचा है ना मैंने, ये जो लाइन मैंने खींचा है, मान लीजिए इसको मैंने एक्स दे दिया और ये आपको वाई दे दिया, तो बाबू इसको बोला जाता है प्रधाना अक्ष, मुख्य अक्ष। तो इसको सब आगे डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, इसको आगे डिस्कस करेंगे कि यहाँ एक्स वाई जो है क्या है, ये प्रधाना अक्ष है या मुख्य अक्ष है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यहाँ पे पी जो है ना, पोल है। ये किसका पोल है, अवतल दर्पण का। यहाँ भी पी क्या है, पोल है, लेकिन किसका है ये पोल है, ये उत्तल दर्पण का है। सी है ना, ये एक वक्रता केंद्र है। एफ जो है ना, एफ ये क्या है आपका, फोकस है। एफ भी क्या है आपका, फोकस है। ठीक है, तो अगर हमको मान लीजिए अवतल दर्पण का परिभाषा लिखना है, तो आप इसका परिभाषा बहुत तरीका से लिख सकते हैं। पहला परिभाषा बोल सकते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं ऐसा दर्पण जिसका है ना बाहरी सतह को पेंट किया गया हो, बाहरी सतह को क्या किया गया हो, पेंट किया गया हो, और अंदर वाला सतह क्या हो, परावर्तक सतह हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। अगर ये परिभाषा अच्छा नहीं लगता है तो एक और परिभाषा देख लीजिए। आप बोल सकते हैं, यहाँ देखिए ये जो पोल है ना, यहाँ ये जो है ना, ये वाला तुम्हारा परावर्तक सतह है, और ये आपका सी है ना, ये आपका वक्रता केंद्र है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह केंद्र के तरफ होता है, केंद्र के तरफ। देखिए इसका परावर्तक सतह है ना केंद्र के विपरीत है, केंद्र से बाहर है ना, विपरीत है। तो अगर ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह केंद्र के तरफ होता है तो उसको बोलते हैं अवतल दर्पण, और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह केंद्र के विपरीत दिशा में होता है तो उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। यो अच्छा नहीं लगता है परिभाषा, तो एक और परिभाषा बोल सकते हैं। बाबू ये जो देख रहे हैं ना, ये परावर्तक सतह है। आप बता सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, धंसा हुआ, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा ना उसको अवतल दर्पण कहते हैं। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होगा, उठा हुआ होगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। तो टॉपिक लिखिए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, कन्वर्जिंग मिरर, अवतल दर्पण, कन्वर्जिंग मिरर। पहला पॉइंट लिखिए, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, धंसा धंसा हुआ हो, धंसा हुआ हो। ठीक है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, या अगर ये भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, तो एक और लिख सकते हैं परिभाषा, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह केंद्र के तरफ होता है, केंद्र के तरफ होता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह केंद्र के तरफ होता है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह केंद्र की तरफ होता है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये भी परिभाषा अच्छा नहीं लगता है तो एक और परिभाषा बोल सकते हैं, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका जिसका बाहरी सतह, ऐसा दर्पण जिसका बाहरी सतह
सतह पेंट किया गया हो, पेंट, पेंट कहो चाहे कलई भी बोल सकते हैं, पेंट या कलई, पेंट किया गया हो या कलई किया गया हो, कलई किया गया हो तथा आंतरिक सतह, आंतरिक सतह परावर्तक सतह हो, आंतरिक सतह परावर्तक सतह हो, आंतरिक सतह परावर्तक सतह हो, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, यानी ऐसा दर्पण जिसका बाहरी सतह पेंट चाहे कलय किया गया हो तो हो तथा आंतरिक सतह परावर्तक सतह हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे में आप चित्र देख सकते हैं, जैसे में आप चित्र देख सकते हैं बाबू, ये है, आपको इसको देखो, इस दर्पण को मैंने बाहर से पेंट किया गया है। ठीक है, तो ये वाला सतह कहलाता है पॉलिश सतह। ठीक है, और ये है ना ये वाला आंतरिक जो देख रहे हैं अंदर में, ये परावर्तक सतह है। ये बाबू ये पोल कहलाता है, ये आपका फोकस है और ये आपका केंद्र है। तो प्रकाश किस पे क्या होता है, प्रकाश जो है ना पोल पे क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, यानी प्रकाश का किरण जितना कोण से ध्रुव पे आती है ना उतना ही कोण से वापस भी जाती है। ठीक है, तो ये आई हो जाएगा और ये क्या होगा, आर होगा, क्योंकि दर्पण पे क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। तो यहाँ से देखिए, मैंने आपको पहला परिभाषा क्या बोला था कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो बोलेंगे ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, बाबू ये है ना परावर्तक सतह है, ये वाला अंदर वाला। ठीक है, और ये वाला पॉलिश सतह है। देखो इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं ताकि और क्लियर हो जाए आपको। ये जो मैंने जिसको पेंट किया है ना, ये आपका पॉलिश सतह है, ये पॉलिश सतह है, ये आपका पॉलिश्ड सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस। और ये जिस पे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है ना, ये वाला है ना, ये वाला है आपका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, तब मैंने पहला परिभाषा बोला है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, तो इसको ना इसका अंदर है ना ये वाला परावर्तक सतह अंदर धंसा हुआ होता है, धंसा हुआ। तो अगर जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है ना, तो बाबू उसको कहा जाता है ना अवतल दर्पण। या अगर दूसरा परिभाषा मैंने लिखा है ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह केंद्र की तरफ होता है, तो देखो ना इसका परावर्तक सतह है ना, परावर्तक सतह ये वाला, ये केंद्र की तरफ होता है, केंद्र की तरफ। तो अगर केंद्र की तरफ यानी ये केंद्र की तरफ है, यार इसका परावर्तक सतह क्या है, केंद्र के तरफ है, तो अगर केंद्र की तरफ होगा तो उसको बोलेंगे अवतल दर्पण। या तीसरा परिभाषा लिखा है मैंने, ऐसा दर्पण जिसका बाहरी सतह को पेंट किया गया होगा। देखो इसको बाहरी सतह को पेंट किया गया है और आंतरिक सतह को क्या होता है, परावर्तक सतह होता है, उसी को बोला जाता है अवतल दर्पण, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा अवतल दर्पण को, नेक्स्ट याद रखिएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण। ठीक है, यानी अंग्रेजी में याद रखेंगे कन्वर्जिंग मिरर। क्यों कहते हैं ये आगे बताएंगे, क्यों कहते हैं इसको आगे बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण यानी कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये आगे बताएंगे। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा अंग्रेजी में भी लिख देते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, तो लिखिए द मिरर which in which the mirror in which reflecting surface, the mirror in which reflecting surface is curved, reflecting surface is curved inward, is curved inward is called
is called is called is called concave mirror, is called concave mirror। अच्छा, अवतल दर्पण को कन्वर्जिंग मिरर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सही कर लीजिएगा, अंग्रेजी गलत लिखा गया है, यहाँ लिख लीजिएगा कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर भी इसका दूसरा नाम है, अवतल दर्पण का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, तो द मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड इज कॉल्ड कनकेव मिरर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द मिरर है ना हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड इज कॉल्ड कनकेव मिरर। नेक्स्ट, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह केंद्र की तरफ हो। लिखिए द मिरर in which reflecting surface is towards the reflecting surface is towards the center is called concave mirror, is called concave mirror। थोड़ा सा छोटा करते हैं, नेक्स्ट लिखिए द मिरर in which outer surface is polished, ठीक है। द मिरर इन विच आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड एंड inner surface is reflecting surface, ठीक है। inner surface is reflecting surface is called concave mirror, is called concave mirror। next, concave mirror is also called converging mirror, is called converging mirror। ठीक है, concave mirror is also called converging mirror। नेक्स्ट बात करें तो बच्चों याद रखिएगा, अवतल दर्पण का फोकस होता है ना, ये वास्तविक होता है। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। ठीक है, अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है? वास्तविक होता है। ठीक है, यानी फोकस ऑफ कनकेव मिरर इज रियल। ठीक है, अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है? वास्तविक होता है, यानी फोकस ऑफ कनकेव मिरर इज रियल। नेक्स्ट, अवतल दर्पण का फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होता है। दोनों ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होता है, यानी फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ठीक है, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर इज नेगेटिव। बच्चों याद रखिएगा, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। फोकस दूरी को
स्मॉल एफ दर्शाते हैं, तो स्मॉल एफ नेगेटिव होता है। और वक्रता त्रिज्या को भी, और वक्रता त्रिज्या को भी कैपिटल आर से दर्शाते हैं, ये भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। दोनों क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब आता है अवतल दर्पण का क्या विशेषताएं हैं, यानी अवतल दर्पण कैसा कैसा प्रतिबिंब बनाता है उसके बारे में बताइए। अवतल दर्पण का क्या प्रकृति है, यानी अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है उसका क्या प्रकृति है। ठीक है, तो टॉपिक लिखिए, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का विशेषताएं, अवतल दर्पण का विशेषताएं। ठीक है, अवतल दर्पण का विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कनकेव मिरर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कनकेव मिरर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कनकेव मिरर। पहला याद रखिएगा, अगर हम विशेषता का बात करें कि अवतल दर्पण की क्या विशेषताएं हैं, तो पहला विशेषता आप याद रखिएगा बच्चों एक में, कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण उल्टा एवं सीधा दोनों प्रतिबिंब बनाता है। उल्टा एवं सीधा दोनों तरह का प्रतिबिंब बनाता है, दोनों तरह का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अवतल दर्पण जो है उल्टा एवं सीधा दोनों तरह का प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा पॉइंट, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण याद रखिएगा, अवतल दर्पण छोटा प्रतिबिंब भी बनाता है, बड़ा प्रतिबिंब भी बनाता है और समान आकार का प्रतिबिंब भी बनाता है। तो लिखिए अवतल दर्पण, दर्पण छोटा बड़ा तथा तथा वस्तु के समान आकार का, समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, का प्रतिबिंब बनाता है। तीसरा याद रखिएगा विशेषता, बाबू अवतल दर्पण याद रखिएगा, अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनाता है। तो लिखिए अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब, अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब, तथा आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब दोनों बनाता है। ठीक है, चौथा विशेषता का बात करें, इसको आगे लिख देते हैं। चौथा विशेषता का बात करें तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का आवर्धन, अवतल दर्पण का आवर्धन धनात्मक तथा ऋणात्मक, तथा ऋणात्मक दोनों होता है, दोनों होता है, दोनों होता है, दोनों होता है। याद रखिएगा बच्चों, अवतल दर्पण का आवर्धन धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, यानी इसका एम का मान पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। पांचों विशेषता का बात करें तो याद रखिएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का आवर्धन, अवतल दर्पण का आवर्धन एक से छोटा कॉमा एक से बड़ा, एक से बड़ा, एक से बड़ा तथा एक के बराबर होता है, एक के बराबर होता है, एक के बराबर होता है, एक के बराबर होता है।
1 के बराबर होता है। ठीक है, अवतल दर्पण का आवर्धन 1 से छोटा, 1 से बड़ा तथा 1 के बराबर होता है। अर्थात m का मान, अर्थात यहाँ m का मान पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा। और यहाँ लिख लीजिएगा अर्थात m का मान 1 से बड़ा, 1 के बराबर। ठीक है, या सेंटेंस वाइज ही लिख देते हैं। जैसे ऊपर लिखा हुआ है m आवर्धन 1 से छोटा, तो 1 से छोटा कर दीजिए, 1 से बड़ा तो 1 से बड़ा कर दीजिए, और 1 के बराबर यानी 1 के बराबर होता है, तीनों होता है इसका। ठीक है, तो मैंने क्या लिखवाया आपको, मैंने पढ़ाया आपको कि सर अवतल दर्पण उल्टा एवं सीधा दोनों प्रति बनाता है। तो यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा छोटा भी कर देते हैं। तो लिखते हैं कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर फॉर्म्स inverted forms inverted and erect image, inverted and erect image. Concave mirror forms inverted and erect image. Concave mirror forms diminished image, comma, enlarged image and same size image, ठीक है। नेक्स्ट, सेम साइज इमेज या इसी को बोल सकते हैं इक्वल इमेज। नेक्स्ट लिख सकते हैं कॉनकेव मिरर फॉर्म्स बोथ रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है। नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन ऑफ concave mirror is both positive and negative. It's both positive and negative. That is m equal to plus minus v. Next, magnification of concave mirror is greater than 1, comma, smaller than 1 and equal to 1 that is m greater than 1, comma, m less than 1, comma, m equal to 1। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको 5 विशेषता लिखवाया है। अवतल दर्पण का मैंने 5 विशेषता आपको लिखवाया है। ठीक है, पहला क्या विशेषता लिखवाया, पहला विशेषता मैंने बच्चा आपको लिखवाया है कि अवतल दर्पण उल्टा एवं सीधा दोनों तरह का प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा विशेषता लिखवाया मैंने कि सर है ना, अवतल दर्पण वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा तथा वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है। तीसरा विशेषता मैंने लिखवाया कि अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब दोनों बनाता है। ठीक है, और चौथा विशेषता मैंने लिखवाया आपको, चौथा विशेषता लिखवाया कि अवतल दर्पण का आवर्धन धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होता है। और पांचवा विशेषता मैंने लिखवाया कि अवतल दर्पण का आवर्धन 1 से छोटा, 1 से बड़ा
तथा 1 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे आते हैं। बच्चों अब पढ़ेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग। यूज ऑफ प्लेन मिरर। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो बच्चों याद रखिएगा, अवतल दर्पण का पहला इस्तेमाल होता है हजामत बनाने में। ठीक है, हजामत बनाने में पहला याद रखिएगा, हजामत बनाने में, हजामत बनाने में, यानी इसको हजामत बनाने में, या इसी को सेविंग मिरर भी कहते हैं। सेविंग मिरर, सेविंग मिरर, इसको सेविंग दर्पण के रूप में भी जाना जाता है। हजामत बनाने यानी सेविंग मिरर के रूप में भी इसको जाना जाता है। दूसरा मेकअप भी याद रखिएगा। अवतल दर्पण का उपयोग मेकअप, 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 मेकअप दर्पण के रूप में, मेकअप, मेकअप दर्पण, नहीं सर शायद गलत लिख लिया मैंने, मेकअप, मेकअप, मेकअप दर्पण। ठीक है, मेकअप दर्पण के रूप में किया जाता है, मेकअप दर्पण के रूप में किया जाता है, यानी इन मेकअप, मेकअप मिरर। ठीक है, मेकअप दर्पण के रूप में किया जाता है। तीसरा, औसत दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, दंत चिकित्सक, दंत चिकित्सक, दंत चिकित्सक, दंत चिकित्सक के, दंत चिकित्सक में। ठीक है, दंत चिकित्सक में भी, दंत चिकित्सक। ठीक है, औसत दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? दंत चिकित्सक यानी डेंटिस्ट में याद रख सकते हैं, डेंटिस्ट में, डेंटिस्ट, है ना, यानी दांत वाला कोई अगर रोग होगा उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चौथा, चौथा याद रखेंगे, कान, नाक तथा गला के के रोगों के इलाज में, के रोगों के इलाज में, के इलाज में। ठीक है, यानी इसी को बोलते हैं ENT डिजीज। इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ENT डिजीज, ENT रोग में। शॉर्ट में याद रखेंगे, ENT रोग में। ई मतलब ईयर, नोज और थ्रोट, यानी इन द ट्रीटमेंट ऑफ, इन द ट्रीटमेंट ऑफ ईयर, ईयर, नोज एंड थ्रोट, ईयर, नोज एंड थ्रोट डिजीज। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं ENT डिजीज, ENT डिजीज, ENT डिजीज। ठीक है, पांचवा, उसको याद रखिएगा, टॉर्च में। टॉर्च में किसका इस्तेमाल होता है? तो टॉर्च में याद रखिएगा, टॉर्च में भी, है ना, याद रखिएगा आप, अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। छठा बात करें, छठा बात करें तो छठा याद रखिएगा, गाड़ियों के हेडलाइट में, गाड़ियों के हेडलाइट में, गाड़ियों के हेडलाइट में। ठीक है, हेडलाइट ऑफ कार, हेडलाइट ऑफ कार। गाड़ियों के हेडलाइट में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो गाड़ियों के हेडलाइट में याद रखेंगे, अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सातवां, सातवां आप याद रखेंगे गाड़ियों के हेडलाइट में, उसको याद रखेंगे टेलीस्कोप, परावर्तक दूरदर्शी,
परावर्तक दूरदर्शी में, परावर्तक दूरदर्शी में, परावर्तक दूरदर्शी में यानी रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप। ठीक है, रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप में भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। 8वां, किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखना है, किसी भी वस्तु का अगर हमको बड़ा प्रतिबिंब देखना है, किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखना है, ठीक है, किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखने में, किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखने में, किसी भी वस्तु का अगर आपको बड़ा प्रतिबिंब देखना है तो वहाँ पे हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? तो उसका हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। यानी टू सी इन लार्ज इमेज, टू सी इन लार्ज इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है। 9वां, सोलर कुकर, सोलर कुकर, सोलर कुकर में, सोलर कुकर में किसका इस्तेमाल होता है? तो सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो इन सोलर कुकर, ठीक है, इन सोलर कुकर, ठीक है, इन सोलर कुकर। तो हजामत हो गया, मेकअप हो गया, दंत चिकित्सक हो गया, कान नाक गला हो गया, टॉर्च हो गया, गाड़ियों के हेडलाइट हो गया, परावर्तक दूरदर्शी हो गया, किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब सोलर कुकर हो गया। ठीक है। और एक और बोले, हजामत हो गया, मेकअप, दंत चिकित्सक, कान, एक और गाड़ियों के हेडलाइट, ठीक है, परावर्तक दूरदर्शी, किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब सोलर कुकर। ठीक है। और बात करें तो याद रखिएगा, सूक्ष्मदर्शी भी याद रखिएगा, सूक्ष्मदर्शी में भी, सूक्ष्मदर्शी में भी यानी माइक्रोस्कोप, इन माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी में भी याद रखिएगा अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो मैंने आपको 10 इस्तेमाल बताया है, ठीक है, कि अवतल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो याद रखिए कि हजामत बनाने में, मेकअप, जैसे दुल्हन मेकअप करती है ना, तो वहाँ पे बात होता है मेकअप में, दंत चिकित्सक में, कान नाक तथा गला के इलाज में, टॉर्च हो गया, गाड़ियों के हेडलाइट में, परावर्तक दूरदर्शी में, किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखना है सोलर कुकर में, और सूक्ष्मदर्शी में। ये सभी में किसका इस्तेमाल होता है? तो याद रखेंगे अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो बच्चों, उम्मीद है कि है ना आपको क्लास समझ में आया होगा, है ना। तो मेरा तबीयत ठीक नहीं था, है ना, लेकिन फिर भी मैंने आज क्लास लिया है। ठीक है। तो अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों को तक शेयर कर दें। ठीक है। ओके, थैंक यू।